हाँ जी। तो हम कर रहे थे आइसोमेरिज्म नहीं कर रहे थे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। उसका एक पार्ट होता है टॉटोमेरिज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा, इजी बहुत है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो आपने दो टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ी है, वो मेरे पिछले लेक्चर में देख लो कौन कौन सी है। तो बेसिकली आपके आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, वन इज योर स्ट्रक्चरल एंड अदर इज योर क्या बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है वो भी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, वो देखो जाके। ठीक, तो टॉटोमेरिज्म क्या है? एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ही है। ठीक है, बहुत सारी हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, उसमें से एक और टाइप की आइसोमेरिज्म जो होती है वो कौन सी होती है? टॉटोमेरिज्म। कहां पर अपने को देखने को मिलती है ये टॉटोमेरिज्म? कंपाउंड्स हैविंग माइनस आर और माइनस ग्रुप एम ग्रुप, जिनका रेजोनेंस इफेक्ट क्या हो? नेगेटिव। ये ऐसे ग्रुप अगर आपके कंपाउंड में लगे हैं, पहली रिक्वायरमेंट, ऐसा ग्रुप जिसका माइनस आर और माइनस एम ग्रुप है। जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है मैंने आपको उसको डिवाइड करवा दिया था इनटू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसके कारण हो सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट के कारण और रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी किसके कारण हो सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट के कारण और रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। जिनका जो विड्रॉइंग होते हैं माइनस आर के कारण, वो क्या होते हैं? वो माइनस आर और माइनस एम वाले ग्रुप है। ठीक है, वो भी आप उस वीडियो में देखो कौन हमने कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की इनटू वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग हैविंग प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। ठीक है जी, ठीक है। रेजोनेंस के कारण जो विड्रॉइंग है दे आर कॉल्ड माइनस, दे आर सेड टू हैव माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कंपाउंड में ऐसा ग्रुप लगाना चाहिए जिसका माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट हो। ठीक, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? हाइड्रोजन कैन बी शिफ्टेड टू माइनस आर ग्रुप। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन हम शिफ्ट कर सकें, इसमें शिफ्टिंग होती है किसकी? टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन की। किसके ऊपर? माइनस आर ग्रुप के ऊपर। कैसे? कहां से? पहली बात तो फ्रॉम अल्फा sp3 एटम। कहां से? अल्फा sp3 एटम, या कहां से? और वही H कहां से मिल जाए आपको? H कहां से मिल जाए दूसरे तरीके से? बाय कॉन्जुगेशन। कभी कभी आपको डायरेक्टली वो क्या होगा? माइनस आर ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, उससे आपको sp3 एटम होएगा, तो वहां से आपके पास हाइड्रोजन आ जाए, कार्बन बेसिकली। ठीक है, और कभी कभी आप याद कर लो कि अमाइड के केस में ये जो H कहां से मिलता है आपको? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है माइटी ये होती है sp2। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आप बोलो सर ये आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हो। ये ऐसा ही है कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है अमाइड के अंदर क्या है? sp2। ठीक है, तो आपका जो वैसे हाइड्रोजन कहां से मिलना चाहिए? कहां से? sp3 एटम से अल्फा टू माइनस आर, और इट कैन बी शिफ्टेड टू माइनस आर बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है जी, इस लाइन का मतलब समझ लग गया? ठीक, अब मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। मैंने क्या बोला? अब ये देखो, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? दिस यू नो इज व्हाट ग्रुप? विच ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप। इट इज हैविंग माइनस आर इफेक्ट। तो अब देखो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आपका कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन हो गया। अब क्या होगा? मैंने बोला H की शिफ्टिंग करनी है। कहां से करनी है? फ्रॉम अल्फा कार्बन, अल्फा एटम हैविंग sp3, दिस इज sp3, इसके पास हाइड्रोजन है, ये रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, या तो डायरेक्टली मिल जाए या कॉन्जुगेशन के थ्रू मिल जाए। ठीक है, अब ये देखो, अब यहां पे मैंने क्या किया? अब ये क्या होगा टॉटोमेरिज्म में? ये देखो बेसिकली, अभी मैं इसको यहां से नहीं करूंगा, यहां से मूव कराना शुरू करते हैं। आप अगर पूरा मॉलिक्यूल देखो, ठीक, ध्यान से देखो पूरा मॉलिक्यूल क्या हुआ। इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा? आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, और ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है तो अपनी तरफ पाई बॉन्ड खींचने की कोशिश करेगा, ये अपने ऊपर खींच लाएगा पाई बॉन्ड। अब कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया है तो वो क्या करेगा? नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा ताकि वैलेंसी सेटिस्फाई कर ले। तो यहां से ये वाला बॉन्ड H यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा? यानी कि इसका ऑक्सीजन के ऊपर क्या डाल सकते हो आप? नेगेटिव चार्ज डाल सकते हो। और ये H क्या दे रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, तो इस H के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड COH। ठीक है जी, समझ लगी? अब ये देखो, ये इसको बोलते हैं, ये क्या है? ईन है, डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर OH लगा है, इसको बोलते हैं जी इनोल फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनोल फॉर्म। ठीक है जी, और ये आपका क्या है जी? कीटो फॉर्म।
क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन आपको पता ना फंक्शनल आइसोमर है, कीटो बोला जाता है ज्यादातर, एल्ड इनोल नहीं बोलता, कीटो इनोल बोला जाता है टॉटोमेरिज्म। तो ये काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म होती है, इसको बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। क्या जी? कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म बनना कैसे हुआ कि आपका जो अल्फा कार्बन था वो sp3 था, उसके पास हाइड्रोजन था, ये नेसेसरी है, ठीक है जी। हाइड्रोजन ऐसा अवेलेबल हो जाए बाय या तो अल्फा कार्बन से मिल जाए या कॉन्जुगेशन के थ्रू मिल जाए, वो मैं आगे एग्जांपल बता रहा हूं ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ठीक। तो अब देखो ये जो दो आइसोमर है ना, बेसिकली स्ट्रक्चर में फर्क आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या था, इस ये लास्ट स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड था O और H था, और इस कार्बन के ऊपर 3 H लगे हुए थे। अब अगर इसका टॉटोमेरिज्म हमने करी तो ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बन गया H के साथ, ये H यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कैसे H की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई? तो टॉटोमेरिज्म इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चराइज, स्ट्रक्चर में फर्क पड़ गया, ठीक। उसके बाद आपने अगली बात क्या नोट करनी है कि टॉटोमेरिज्म जो होंगे, इन दो जो टॉटोमर्स, ये जो आइसोमर्स होंगे इनको क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म से जो हमारे पास आइसोमर बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? टॉटोमर्स। इज इट ओके? दीज आर टॉटोमर्स, कीटोइनोल्स आर टॉटोमर्स, ठीक है जी। अब आगे क्या जी? अब देखो अगली बात, टॉटोमर्स आर सेपरेटेड बाय इक्विलिब्रियम एरो। किससे सेपरेटेड है भाई? इक्विलिब्रियम एरो। ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम एरो के लिए मैंने क्या शो कराया है, ये आगे की तरफ कम है, पीछे की तरफ ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कीटो इनोल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इनका कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, इनोल फॉर्म ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है क्या वेरियस फैक्टर्स उनको कौन स्टेबलाइज कर रहे हैं। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। कहीं कहीं कंडीशंस में ही इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या, क्यों आप सोचो क्यों ज्यादा स्टेबल है? देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। सोचो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑक्सीजन का साइज कार्बन के मुकाबले क्या है? छोटा है। पाई बॉन्ड तो वैसे ही बनता है कैसे? साइडवेज ओवरलैप से। तो जितना अच्छा ओवरलैप होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये यानी कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। एक तो रीजन ये होगा, ऊपर से पोलर है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, ये नॉन पोलर सा बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये दो फैक्टर्स के कारण आपका जो कीटो फॉर्म है जनरली इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। ये मैंने एसिटैल्डिहाइड दिखाया था, ऐसे हम एसीटोन की बनाते हैं। देखो यहां पर भी वही चीज है, ये अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन अल्टीमेटली यहां पे चला जाएगा, ये इधर से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन देके ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड COCH3, यहां पे H बन जाएगा, ठीक है। अभी भी वैसे ये इक्विलिब्रियम एरो है, पीछे की तरफ ज्यादा क्यों है, रीजन अभी बताया, ठीक। अब ये तो हुआ था अल्फा कार्बन से हमारे पास H मिल गया। अब यहां पे देखो अल्फा कार्बन तो है और उसके ऊपर क्या है जी, H भी है, बट वो क्या है जी, वो H sp3 नहीं है, sp2 है, डबली बॉन्डेड, ठीक है। बट अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को आगे चलाऊं तो क्या देखो, अगर मैं यहां से कॉन्जुगेशन बनाने की कोशिश करूं, रेजोनेंस बनाऊं, ये अपनी तरफ खींचे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, क्या हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट कर गया, यहां पे सिंगल हो गया, ये हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर अल्टीमेटली क्या पहुंच गया, H पहुंच गया, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गई, फिनोल बन गई। आपको पता है फिनोल कभी आपने ऐसे लिखी है, हमेशा ऐसे लिखी, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी। नो डाउट यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो गया, बट ये ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या बन गया, एरोमेटिक। तब इक्विलिब्रियम देखो कैसे ड्रॉ किया, आगे की तरफ ज्यादा है और पीछे की तरफ कम है, यानी कि यहाँ पे आपका कीटो फॉर्म लेस देन इनोल फॉर्म, ये हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। आपको पता ना, अगर एरोमेटिसिटी आ जाए, मैंने बोला है कि जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इनोल फॉर्म को ज्यादा स्टेबल बना देते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, इफ यू कैन अटेन एरोमेटिसिटी बाय डूइंग टॉटोमेरिज्म, तो जो एरोमेटिसिटी की वजह से स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाता है, एरोमेटिसिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी, तो तब इनोल का कंटेंट बढ़ता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, देयर आर मेनी रीजंस, वी विल डिस्कस शॉर्टली, ठीक है। ये बात समझ लग गई आपको, ये पॉइंट क्लियर हो गया। H या तो डायरेक्टली आपको अल्फा कार्बन से मिल जाए या आपको थ्रू कॉन्जुगेशन अवेलेबल हो जाए,
ठीक है, एक कंडीशन ये है कि माइनस आर ग्रुप लगा होना चाहिए, माइनस आर ग्रुप लगा हुआ है। दूसरी कंडीशन एच अवेलेबल होना चाहिए sp3 एटम से, इधर थ्रू अल्फा और बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। तो ये जो टॉटोमेरिज्म हुई, ये कौन सी टॉटोमेरिज्म है? एक काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म, दैट इज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं फिर। अब इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करते हैं। अमाइड के अंदर भी टॉटोमेरिज्म होती है। ठीक है, वो क्या होती है? देखो, अमाइड बनाता हूं मैं। इफ आई विल राइट अमाइड, वो कैसे बनाऊंगा मैं? ठीक है, ऐसे यूरिया बना दिया मैंने यहां पे। यूरिया इज काइंड ऑफ अमाइड ओनली, अमाइड है। इज इट ओके? यहां पे एच शो करा दिया है। इधर मैं टॉटोमेरिज्म बनाता हूं। ये इधर गया, ये इधर चला गया, बस क्या बन गया? NH डबल बॉन्ड COH, ये। अब ये अमाइड था, तो ये क्या बन गया है? अब इमीडोल बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? इमीडोल। ओल तो यही है, आपको पता लग गया। इमी आई से कब स्टार्ट करते हैं? जब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बने हो। मैं डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर दो बॉन्ड बनते हैं तो हम ए की बजाय आई से नेमिंग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, यानी कि नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ दो बॉन्ड बनाए हुए हैं। मैं ये नहीं, सेम जरूरी नहीं कि सेम कार्बन के साथ दूसरे कहीं भी हो सकता है। जैसे आपका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एन ब्रोमोसक्सीनीमाइड की बना देते हैं, सक्सीनीमाइड। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है NBS। ठीक है जी, दिस इज एन के ऊपर ब्रोमो लगा है, इसको सक्सीन आई से लिखते हैं, ए से नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि भाई साहब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड बन गए हैं, एक आपका ये वाला और एक आपका ये वाला। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका एक जो नाइट्रोजन और कार्बन के जो दो बॉन्ड बने हो सेम के साथ बने हो, ऐसे भी हो सकता है। दिस इज एन ब्रोमोसक्सीनीमाइड। ठीक है जी, ये कहां पे यूज होता है आपको पता है। ठीक, आगे इमीडोल बन गया। अमाइड की जो आपकी टॉटोमेरिक फॉर्म होगी उसको बोलेंगे इमीडोल। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाँ, यहाँ पे आपने अमाइड की फॉर्म जो NH2 होता है वो कौन सा एड्रेस होता है? sp2 इसलिए होता है ताकि इनके बीच में ओवरलैप हो सके, रेजोनेंस हो सके। ठीक, क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम बाकी डिफरेंट काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म करें, हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म? ठीक है जी, आप देखो, ये ऐसे करके विल नॉट कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल ज्यादातर ये ऐसे कुछ लिख लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ऐसा कुछ एग्जाम्पल बना होता है जनरली। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये देखो, ये चीज हो गई। उसके बाद ऐसा कुछ बना होगा, एसिडोफिनोल बना देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल और बने होंगे। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो, ये sp3 यहाँ पे H लगा हुआ है, अल्फा के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शो होएगी। इधर से ये वाला sp3, इसके ऊपर भी H है तो यहाँ पे भी हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वाला ऑल्सो इसकी बनाने की कोशिश करो खुद से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, sp2 माइनस आर ग्रुप तो लगा हुआ है,
बट वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना कॉन्जुगेशन के थ्रू मिल रहा है ना अल्फा sp3 के थ्रू मिल रहा है, ठीक है, तो दिस विल नॉट शो, ठीक है, ऐसी एग्जांपल्स बनी होंगी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसके अलावा ऐसी कुछ और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, फिर सेम सा क्वेश्चन चला लेते हैं, कहीं कहीं पे आपका ऐसे क्वेश्चन बना होगा, ऐसे करके स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, ठीक है, और ये ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हो आगे। मैं दोनों को एग्जांपल्स और विच विल शो कर लेते हैं, हम यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, विच विल शो की एग्जांपल कर लेते हैं, नॉट को हिटा देते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, दिमाग में ऐसी एग्जांपल चलती है, ऐसे लिखे चलते हैं, ठीक। अब ये देखो स्ट्रक्चर्स में लिखती है साथ में, ये दो खास तरह के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब देखो पहले तो इसकी बात करते हैं, सब में माइनस आर ग्रुप है, हाँ जी है। अब उसके बाद क्या करते हैं, क्या इसके साथ वाला कार्बन sp3 sp2 सारे sp2 कुछ भी वेरिएबल नहीं होगा, तो दिस विल नॉट शो, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक इन दोनों के पीछे बात करते हैं, तो ये है ब्रिज हेड, ब्रिज्ड बोलते हैं इनको, बोलते हैं ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड, और ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लो, दोनों में फर्क है, ठीक है। एक बात नोट कर लो, ब्रिज्ड कार्बन पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लगाना, sp2 हाइब्रिडेशन नहीं हो सकती वहां पे, क्योंकि प्लेनर नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रिज्ड कार्बन, ये ब्रिज्ड कार्बन क्या होता है, जो दो रिंग के बीच में, ये देखो एक रिंग ये बन रही है इधर और एक रिंग इधर बन रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दो रिंग्स इकट्ठी जोड़ती हैं। ब्रिज कार्बन कहता है जो दो रिंग के बीच में दो कॉमन कार्बन होते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। ये कौन से कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। और ब्रिज्ड बाइसाइक्लो में कभी भी वो क्या होगा, ब्रिज हेड कार्बन कभी भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन नहीं दे पाएगा, क्यों, क्योंकि वो प्लेनर नहीं होने देता, ब्रिज हेड उसको प्लेनर नहीं, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो मतलब देखो आपकी जो दो रिंग्स जुड़ी हुई हैं, मान लो ये आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, एक आपका ये था कार्बन और एक ये कार्बन, ये दो रिंग जुड़ी हैं, अपने साथ साथ वाले कार्बन से नहीं जुड़ी, ठीक है, डायरेक्टली उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं, ब्रिज हेड कार्बन के बीच में, उनके बीच में कार्बन पड़ रहा है, अगर एक भी कार्बन बीच में पड़ जाए दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में, तो हम उनको क्या बोलते हैं, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो, ठीक है। एक भी कार्बन अगर बीच में पड़ जाए, डायरेक्ट कोवलेंट बॉन्ड नहीं उनके बीच में कार्बन आ गया, ठीक है, ये समझ लगी। अब यहाँ पे देखो ये भी ब्रिज हेड ही है, ये भी ब्रिज हेड ही है, बट इनको ब्रिज नहीं बोलते, इनको बोलते हैं फ्यूज्ड बाइसाइक्लो, क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। देख लो ब्रिज हेड कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके बीच में डायरेक्ट कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब क्या है, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो में क्या होगा, जो रिंग जुड़ती हैं वो एडजेसेंट कार्बन से जुड़ती हैं, ये दोनों कार्बन एडजेसेंट कार्बन है, अगर आप ये रिंग अलग कर दो ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, बट ये जब मैं रिंग बनाऊंगा तो ये क्या होगा, ये वाला एक कार्बन, आप ये देखो ये ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया, ठीक। अब अगर मैं ऐसे लेके आ जाऊं, दूसरी रिंग लेके आ जाऊं, अब अगर ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन को मैं कॉमन कर दूं, जोड़ दूं, ये कार्बन ये जुड़ जाए, ये दोनों रिंग्स ऐसे करके जुड़ जाए, ठीक है। ये देखो ये कार्बन और ये कार्बन के एडजेसेंट है, ये इधर वाला 1 कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 और 2 कार्बन, एडजेसेंट कार्बन से रिंग जुड़ रहे हैं। अगर आप एडजेसेंट कार्बन से रिंग ना जुड़ रहे हो तो वो क्या होती है, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो, एक कार्बन बीच में पड़ गया, आप ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहां जहां ब्रिज्ड बाइसाइक्लो होगा वहां पे आप चाहे यहाँ पे sp3 है, बट यहाँ पे आपने शो नहीं करवानी, क्यों, क्योंकि दिस विल नॉट अलाउ इट टू बी प्लेनर। यहाँ पे
ब्रिज ब्रिज हेड है कार्बन, बट यहाँ पे वो स्थिति नहीं है कि इसको प्लेनर नहीं होने देगी, तो यहाँ पे आपका टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं प्लेनरिटी का। ठीक है, फ्यूज्ड रिंग में अगर ब्रिज हेड है, अगर आपके दो रिंग्स के बीच में, यहाँ पे भी दो रिंग्स जुड़ी हुई हैं, बट यहाँ पे क्या जुड़ी हुई है, फ्यूज हुई है। ठीक है, एडजस्टेंट कार्बन एटम से जुड़ी है। ये कैसे जुड़ी है, बाय नॉन एडजस्टेंट कार्बन एटम्स। तो बीच में कार्बन आ गया, वो या कार्बन उसको प्लेनर होने नहीं देगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर तो होता नहीं कार्बन। ठीक है, तो इस रिंग को प्लेनर नहीं होता है। आपको पता डबल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन की sp2 प्लेनर होती है, तो ये चीज ये रिंग प्लेनर नहीं हो पाएगी, वो रिंग प्लेनर हो सकती है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे आपकी क्या होगी, टॉटोमेरिज्म शो होगी, यहाँ पे आपकी टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स के लिए। हाँ जी, तो अब हम करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। पहले लेक्चर में टॉटोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन दिया था खाली। ठीक है, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, आगे हम और करेंगे प्रॉब्लम्स। तो वहां पे हम टॉटोमेरिज्म बेसिकली दो कैटेगरी में बांटी जा सकती है, डायड और ट्रायड। इसके अलावा 1, 5, 1, 7 भी होती है, उसका एग्जाम्पल मैंने पीछे करवा दिया था। डायड का मतलब आपको पता है टॉटोमेरिज्म में क्या क्या होता है। फर्स्ट, एक तो होएगी मूवमेंट ऑफ, क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक तो ये, एज वेल एज क्या क्या मूव कर रहे हो आप, जब आप यहां पे देखो क्या क्या मूव कर रहा है इस एग्जांपल में, सिग्मा बॉन्ड भी मूव कर रहा है और पाई बॉन्ड भी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही। तो ये सब काम हो रहा होता है कहां पे, आपकी टॉटोमेरिज्म में। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, हाइड्रोजन एटम मूव करता है और कोई चीज नहीं मूव करती। ठीक है, ये बात याद रखना। ऊपर से एक चीज इक्विलिब्रियम है, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर। ये जो टॉटोमर्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है जी, आगे पीछे चलता रहता है, इक्विलिब्रियम कभी आगे कभी पीछे चलता रहता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक, टॉटोमर्स। उसके एक क्वेश्चन ये भी हो गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं किसके ऊपर, हाँ, डायड सिस्टम। मतलब आपको तो हाइड्रोजन मूव करेगा, अगर फर्स्ट एटम से सेकंड एटम में मूव कर जाए तो वो क्या हो गया, डायड और बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ठीक है, लिख दिया, हाइड्रोजन एन से, कार्बन से शुरू किया, एन पे शिफ्ट हो गया, दिस इज 1, 2 डायड। ऐसे ही अगली एग्जांपल आ जाएगी ट्रायड, मतलब 1, 3। जहां से हाइड्रोजन मूव करता है वहां से नंबरिंग शुरू करनी, 1, 2, 3। क्या हो गया, यहां से थर्ड पे चला गया, तो दिस कीटोनोल इज 1, 3 टॉटोमेरिज्म। ऐसे ही अमाइड इमिडोल, ये भी मैंने समझाया था, ये अमाइड फॉर्म, ये इन क्यों, क्योंकि भाई साहब कार्बन हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, जरूरी नहीं है कि वो दोनों बॉन्ड एक ही कार्बन के साथ हो। यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि वो नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ। ठीक है, ये आई हो गया और ये ओएल हो गया, इमिडोल। ठीक है, ऐसा ही थायोमाइड, अमीडो और इमीथायोल, मतलब क्या है, बस अमाइड, थायो वर्ड किसके लिए होता है, सल्फर के लिए। अमाइड में ऑक्सीजन की सल्फर लगा दो, बाकी सारा सिस्टम क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। दैट इज, दीज आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रायड सिस्टम। आगे और करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जी, तो आगे जो हमारी चौथी टाइप की आ जाएगी ट्रायड में, नाइट्रो एसी नाइट्रो। नाइट्रो आपको पता है NO2, ये उसका स्ट्रक्चर है। फिर से ऑक्सीजन अपनी तरफ पाई बॉन्ड खींचा, ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे H है, मिल गया, चला गया। ठीक है, ये नाइट्रो फॉर्म हो गई। एसी, ये एसिड के जैसे दिखती है ना, प्रॉपर्टी हो, यहाँ से H निकल सकता है, तो इसको बोलते हैं एसी फॉर्म। नाइट्रो की टॉटोमेरिक फॉर्म क्या होती है, एसी नाइट्रो फॉर्म। उसके बाद नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो, नाइट्रोसो कहता है N डबल बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे अपनी तरफ खींचा, -R ग्रुप ही खींचेगा, इधर शिफ्ट हो गया, आगे शिफ्टिंग। ये जो फंक्शन ग्रुप बनता है, ये वाला NO, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NOH, इस ऑक्साइन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, ऑक्साइन ग्रुप। तो ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोसो। नाइट्रोसो की कॉरेस्पॉन्डिंग टॉटोमेरिक फॉर्म क्या है, ऑक्साइन। आईमीन, इनामीन। आईमीन क्या होता है, ठीक है जी, आई वर्ड देखो, वही कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड होना चाहिए नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इसके साथ ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये भी -R लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव है, ये शिफ्ट हो जाएगा, H यहाँ से बढ़ के नाइट्रोजन पे चला जाएगा, चला गया अल्टीमेटली, ये इन हो गया, ये अमीन हो गया। तो आईमीन इनामीन आपस में क्या जी, टॉटोमर्स है। तो ये होती बेसिकली आपकी 1, 3
ट्राइड्स की कुछ एग्जांपल्स हमने कर ली हैं, डायड है और ट्राइड है। आप अल्काइल साइनाइड और अल्काइल आइसोसाइनाइड को क्या हम कंसिडर कर सकते हैं? क्वेश्चन आ जाता है, बहुत लीनियंट सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन। क्या हम अल्काइल साइनाइड और अल्काइल आइसोसाइनाइड्स को टॉटोमर्स कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मूवमेंट किसकी होनी है भाई साहब? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड आपस में टॉटोमर्स हैं, बट अल्काइल साइनाइड्स और अल्काइल आइसोसाइनाइड्स, अल्काइल साइनाइड्स एंड अल्काइल आइसोसाइनाइड आपस में टॉटोमर नहीं है। ठीक है जी। हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है, क्योंकि मूवमेंट किसकी होती है? हाइड्रोजन की। इज इट ओके? हाँ जी, अब हम बात करेंगे इसकी वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म। अभी तक हमने पढ़ा है कि वैसे तो क्या होता है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनोल फॉर्म। ठीक है, अभी तक जो हमारा लेक्चर चल रहा है। अब हम बात करेंगे कब इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसको मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया है बाय द फैक्टर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, ये रीजन है। सबसे पहले देखो, आपको पता है -R ग्रुप है, पता है, ठीक है। -R ग्रुप के साथ वाला sp3 वहां से H होना चाहिए, अवेलेबल है, हो जाएगी टॉटोमेरिज्म। ठीक है, फिर हम शो करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे शो करा दिया मैंने। ठीक है, नीचे वाली एग्जांपल मैंने पहले बताई, मैंने उसको आपको नाम ब्रेक करके बताया, नाम कैसे याद करना है उसको। ठीक है, ये हो गया, इधर चला गया, क्लियर है। ऐसे यही स्टार्ट करता है। अब आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? ये बन जाता है। सॉरी, छोड़ देता हूँ थोड़ा, इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा डबल बॉन्ड COH, ये बन गया। ठीक है, थोड़ा सा एक फॉर्म बन गई उसकी। अब नीचे वाले का नाम क्या है? पहले नाम हम उसको ब्रेक करेंगे। इथाइल, क्योंकि एस्टर है। अभी सबसे ये देखो ना, COR, इथाइल आ गया या इथाइल लगा है। अब उसके बाद इसका नाम हो जाता है इथाइल एसीटो एसीटेट। एसीटेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में EAA भी बोल देते हैं, इथाइल एसीटो एसीटेट। अभी कैसे याद करना है देखो। ठीक है, ये तो अपने को इथाइल तो पता लग गया। अब इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से तोड़ दो इसको, और इसको नाम याद करने के लिए यहाँ पे अगर CH3 होता, ये हो गया OC2H5। अभी आपको पता है इथाइल एसीटेट, इसका कॉमन नेम आपको पता है, इथाइल एसीटेट। और ये ग्रुप कौन सा होता है? एसीटो। यानी कि आपने कुछ नहीं किया, इथाइल एसीटेट में से एक H की जगह क्या कर दिया है? एक H की जगह क्या कर दिया है आपने? एक H की जगह क्या लगा दिया? कौन सा ग्रुप लगा दिया है? एसीटो ग्रुप, बिकॉज दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एसीटो। अब आपको नाम याद हो गया, इसका नाम हो गया इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, अब देखते हैं। अब जब मैंने इसके अंदर आपको -R ग्रुप ये भी है, -R ग्रुप ये भी है। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से ड्रॉ करेगा, ये तरफ खींचेगा, ये तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लियर है। तो अब देखो, यहाँ पे दो तरह के अल्फा H आ गए आपके पास। एक तो ये अल्फा है sp3, एक अल्फा sp3 है। अब देखो, इस ये वाला जो अल्फा sp3 है, इसके ऊपर सिर्फ क्या है? ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा। ठीक है, इस दोनों के पास H है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। कहाँ पे आपका हाइड्रोजन जाएगा? ये वाला H जाएगा कि ये वाला? यहाँ पे देखो, ये खींचेगा केवल इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये इंटर्न यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये खींचेगा तो ये भी क्या करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, यहाँ से रेजोनेंस के थ्रू भी आ सकते हैं, पता है ना आपको। ठीक, अब देखो, ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इसको दो जगह से क्या बोलते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, दो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, तो ऐसा CH2 which is having 2 EWGs are called active methylines। क्या बोलते हैं उनको? एक्टिव मिथाइलिन। तो अगर CH3 मिथाइल होता है तो CH2 मिथाइलिन होता है। क्या होता है? मिथाइलिन। एक्टिव मतलब एक्टिव चीजें क्या होती हैं? जो H पॉजिटिव दे सकें, हम ऐसी बात बोलते हैं। तो दिस, क्योंकि हम अगर H पॉजिटिव यहां से निकाल देंगे, ठीक है, तो जो एनायन बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, यहां अगर मैं H पॉजिटिव उखाड़ दूं तो ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है, उधर भी जा सकता है, दोनों तरफ। तो दिस एनायन विल बी हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो ऐसा एनायन होता है इनोलेट एनायन। तो इनोलेट एनायन क्या होता है? स्टेबलाइज्ड बाय
रेजोनेंस। यहाँ पे आप एक और बात याद कर सकते हो, इनलेट आयन ऐसी इसलिए यहाँ से H पॉजिटिव जल्दी उखड़ेगा और इनके जो आयन होंगे वो स्टेबलाइज होंगे। ऐसे एनायंस क्या होते हैं, इनोलेटेड आयंस, ठीक है, विच आर स्टेबलाइज्ड बाय इनोलेट एनायन। क्या होता है, ऐसा एनायन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कोई भी एनायन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है उसको हम इनोलेटेड एनायन बोल सकते हैं। यहां से बना तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये सब बातें मैं अभी नहीं करूंगा, वो अलग से टॉपिक है, आगे जाके हम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे चलते हैं। टॉटोमेरिज्म शो कराने की अब मैंने आपको बता दिया, जैसे कि ये वाला जो H है आपको पता लग गया बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। अभी दो विड्रॉइंग यहाँ पे H है, बट इसके ऊपर सिर्फ एक ही ग्रुप अपना इफेक्ट लगा रहा है, आर इफेक्ट, आई इफेक्ट लगा, बड़ी दूर से लगा इस वाले का, तो खत्म हो जाएगा। 3 कार्बन तो वैसे ही खत्म है, ये इसके इन्फ्लुएंस में ही, यानी कि ये वाला H इतना एसिडिक नहीं है, ये वाला H ज्यादा एसिडिक है, तो ये वाला H की मूवमेंट दिखाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने इसको इधर मूव कर दिया और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, और ये आपका H इधर नहीं, मैंने उधर शिफ्ट कराया है स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, सॉरी, ठीक। तो ये बन गया आपका। तो अब देखो क्या बनाना है, ये जब OH आ गया यहाँ पे, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन फुलफिल होती है, क्या हो रही है देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन लगा है और अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नियर बाय, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस स्ट्रक्चर इस इनोवल फॉर्म में क्या आ गई है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसकी वजह से ये इनोवल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, स्टेबलाइज्ड। अगर स्टेबल हो गई है तो इससे क्या हो जाएगा, इसका कंटेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एसिटाल्डिहाइड और इथाइल एसिटोएसिटेट में किसमें ज्यादा इनोल कंटेंट होगा, तो आप सीधा ही मारोगे किसके अंदर, इथाइल एसिटोएसिटेट, बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर, इनोल फॉर्म इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। अब इसी को फैक्टर, अगला फैक्टर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड फैक्टर जो आ जाता है थोड़ा सा, और अगर मान लो इसी को मैं 2 बार ड्रॉ करता हूं, सेकंड फैक्टर जो हमारे पास क्या आ जाता है, वो क्या आ जाता है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया स्टेरिक हिंड्रेंस। इसी की एग्जांपल को आगे थोड़ा सा एक्सैजरेट कर देंगे हम, ठीक है। कैसे, फिर से इथाइल एसिटोएसिटेट बनाते हैं, बट अब थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। क्या, देखो अगर मैं यहाँ पे एक क्या लगा देता हूं, मिथाइल ग्रुप लगा दूं, मिथाइल का टेट्राहेड्रल कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे एक H लगा हुआ, ठीक। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बॉन्ड एंगल के हिसाब से गलत बना, ये सही बनेगा। देखो ये टेट्राहेड्रल कार्बन दिखा दिया, यहाँ पे मैंने H दिखा दिया, यहाँ पे मैंने फिर से, ठीक है, इथाइल एसिटोएसिटेट, ये बस अल्फा कार्बन पे क्या लग गया, मिथाइल लग गया, ठीक है जी, अल्फा मिथाइल इथाइल एसिटोएसिटेट, ठीक है जी। ये सेम चीज है। अब वहां पे फिर मान लो फिर से रेजोनेंस दिखा देते हैं, इधर के साथ दिखा देते हैं, हम बता देते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म जब पढ़ रहे हैं, मुंह में आदत पड़ी हुई है रेजोनेंस बोलने की, तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। पर पढ़ हम क्या रहे हैं, टॉटोमेरिज्म, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका CH3 बीच में बल्कि सा आ गया, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, यहाँ पे H लग गया है आपका, यहाँ पे OC2H5, और देखो अब क्या हो रहा है, H तो लग गया है, बट ये जो बीच में मिथाइल आ गया है, इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दिया है। मिथाइल डिसरप्ट्स व्हाट, और हिंडर्स, क्या हिंडर करती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, दिख रहा है आपको, नहीं आने देगा पास में उसको, ठीक है। तो अगर डिसरप्ट हो गई है तो ये इसका इनोल कंटेंट इसके मुकाबले का आ जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। 2 फैक्टर हो गए। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तीसरा फैक्टर क्लियर है, चल रहे हैं आगे। तीसरा फैक्टर आ गया आपका भाई साहब, एरोमेटिसिटी। अगर आपका मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन जाए, इफ मॉलिक्यूल अटेन्स एरोमेटिसिटी, तो वो क्या आ जाएगा,
इनोल कंटेंट इंक्रीज। सिंपल सी बात, जैसे अभी मैंने एग्जांपल पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ, इनोल कंटेंट इंक्रीज। ठीक है जी, जैसे आपको मैंने वो एग्जांपल बताई थी, हमने आगे भी कर चुके हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड मान लो, सिंगल, ऐसे। अब ये जो है कि आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते आप फिनोल को? फिनोल इज ऑलवेज रिटन लाइक दिस, बिकॉज यहाँ से जब आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म होगी, ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, ये फिनोल, ठीक है, फिनोल, ठीक है, दिस कीटो फॉर्म ऑफ फिनोल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। मेनली फिनोल आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, चौथा रीजन आगे बात करते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा रीजन आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक मतलब जिसमें आपको पता है पोलर प्रोटिक क्या होते हैं, एच लगा हुआ है, ओ एच लगा हुआ है, एन एच है, ऐसे कुछ चीजें हैं। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे इथेनॉल, मिथेनॉल, इथाइलमीन, मिथाइलमीन, कुछ भी ऐसे, NH2, अमाइड, ठीक है जी, एसिटामाइड, कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे एच अवेलेबल है। ठीक है, एन के ऊपर या ओ के ऊपर, ऐसे पोलर प्रोटिक वाटर। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये क्या कर सकते हैं, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद कीटो। सो कीटो कंटेंट इंक्रीज किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है जी, आप ये बात याद रख सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंटर है, इंट्रा नहीं है, कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर, साफ करके लिखूं, कंफ्यूजन किसी टाइप की भी नहीं। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बीच में और आपके कीटो फॉर्म में, वो कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, ये हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। अगर आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट हुए, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट या एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, DMSO वगैरह पोलर। ठीक है, यहाँ पे इनोल कंटेंट इंक्रीजेस। व्हाई, बिकॉज ये वाली स्थिति पॉसिबल नहीं है। जो कि कीटोफॉर्म को स्टेबलाइज कर रही थी, वो अपने अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड बनाएगा और स्टेबलाइज हो जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनोल कंटेंट बढ़ता है। ठीक है, सिंपल बात, क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी बंद हो जाती है। ये होगा चौथा रीजन। अब ये 4 रीजन हो गए। एरोमेटिसिटी आ जाए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, और आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, ये 4 रीजन हो गए। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाँ जी, अगला रीजन जो हमारा आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म को अफेक्ट करना, दैट इज कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपकी यहाँ पे CH2 है, ये CO है, और मान लो क्या बोलते हैं CO, ये CH3। ठीक है, इसका कंपैरिजन कर लें किसके साथ, इसके साथ
किसी और के साथ कर लो जहाँ पे नहीं हो सकता ऐसा सिचुएशन। कुछ एज एग्जाम्पल यहाँ पे मिथाइल लगा लो यार, ठीक है। यस मिथाइल लगा लो यहाँ पे, कुछ एग्जाम्पल बना लो अपनी तरफ से, मान लो। ओके, दोनों में से इनोल कंटेंट किस में ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं एक तरफ से, बड़ा डबल सिंगल सिंगल, ठीक है। ये ले लेते हैं एग्जाम्पल कि दोनों में इनोल फॉर्म बने तो सही। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, अगर इसकी इनोल फॉर्म बनाए तो ये क्या बन गया आपका CH डबल बॉन्ड COH CH3, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं तो इधर से बनेगा वैसे कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक्चुअली मैं कॉन्जुगेशन में नहीं एक्चुअली लाना चाहता था मॉलिक्यूल को, इसलिए तुम्हारा क्या बन गया, ठीक ऐसा। ओके, ये देखो ये डबल सिंगल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन नहीं, यहाँ पे डबल सिंगल डबल, ये क्या बन गया कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन नहीं, डबल सिंगल सिंगल, तो यहाँ से इनोल कंटेंट क्या है हाई, यहाँ के दो कंटेंट कम, बिकॉज कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी। ऐसे आगे भी अगर आपका चाहे, ये तो मैंने अभी एक ही रिंग दिखाई है, वैसा अगर चले, ठीक है। इन दोनों में कहाँ पे इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, यहाँ पे ये एसिडो, ये जो आपका क्या बोलते हैं फिनाइल एसीटोन जो होगा, इसको बोलते हैं फिनाइल एसीटोन, वो किस फॉर्म में रहेगा, इनोल फॉर्म में ज्यादा रहेगा। अगर मैं इसका कंपैरिजन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके साथ कर दूं, इसके साथ एक और रिंग लगा दूं कॉन्जुगेशन में, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे बेंज ये लिख देता हूँ, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से फिर करो, ये इधर ये इधर, डबल बॉन्ड ये OH, यहाँ पे आपका ये दो फिनाइल रिंग्स, देखो डबल सिंगल आगे, इसलिए कॉन्जुगेशन यहाँ एंटर चले जाएगी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसका इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा, इसके मुकाबले भी ज्यादा, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। कॉन्जुगेशन की वजह से भी इनोल कंटेंट बढ़ जाता है, ठीक। तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या बोलते हैं जी, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल कंटेंट, और